माचिस पर कीमियाई मादा जलकर राख हो गया। यूं लगता है कि ये माचिस अब ख़त्म हो गई, लेकिन असल में जिन गैसों में ये तब्दील हुई वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। आसमान की तरफ उठती हुई ये बिलाखिर फ़िज़ा का एक हिस्सा बन जाएंगी। वैसे तो इंसान सदियों से चीज़ें जलाता आया है, हर किस्म की चीज़, छोटी बड़ी, पूरे के पूरे जंगलात जल जाते थे और इससे फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता था। लेकिन अब ये बात दुरुस्त नहीं है। इस वक्त ज़माना जदीद में हर लम्हा लाखों टन गैसें गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से, दूसरे ज़राए से ऊपर उठकर फ़िज़ा को तेज़ी से बदल रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम उन तब्दीलियों का जायज़ा लेंगे जो फ़िज़ाई साख की तब्दीली से पैदा हो रहे हैं। अब कुछ शवाहिद हमारे सामने मौजूद हैं कि दुनिया का अमूमी दर्जाए हरारत तेज़ी से बढ़ रहा है। गोया कि ग्लोबल वार्मिंग एक हकीकत बन गई है। इससे इंसान को तरह तरह के ख़तरात दरपेश हैं। ज़मीन निज़ाम शमसी का वाहिद ज़िंदा सैयारा है और ये उसकी फ़िज़ा ही है जो उसको जिंदा रखे हुए है। खला की बुलंदियों से हमें दो मुख्तलिफ नज़ारे दिखाई देते हैं। एक तरफ खला की लामहदूद, सर्द, स्याह और बेजान वुसअतें हैं। दूसरी तरफ हमारी ज़मीन है जहां जिंदगी अपनी तमाम तर खूबसूरतियों के साथ महवे सफ़र है। इन दो इंतहाई मुख्तलिफ किस्म की दुनियाओं के बीच एक बारीक खोल है जो मुख्तलिफ गैसों से बना है, और यही वो खोल है जो इन दो दुनियाओं को अलहदा करता है। ये हमारी फ़िज़ा है जिसकी मोटाई सिर्फ एक गेंद की बालाई तह जितनी है, लेकिन इस फ़िज़ाई तह के बहुत पतला होने के बावजूद हमारी जिंदगियां इसी की मरहून मिन्नत हैं। ये फ़िज़ा ही है जिसकी बदौलत हम सांस लेते हैं। बदलते हुए मौसम जैसे बादल, बरसात, बारिश, बहार और बर्फबारी सब इसी के मोहताज हैं। लेकिन ये फ़िज़ा हमेशा से नहीं थी। 4.5 अरब साल पहले जब ज़मीन बनी तो वो पिघले हुए मादे का गोला थी जो इतनी गर्म थी कि इसके गिर्द किसी किस्म की गैस जमा नहीं हो सकती थी। लेकिन जैसे जैसे ये ठंडी हुई, आतिशफिशा पहाड़ों से निकलने वाली गैसें इसके गिर्द फ़िज़ा की एक पतली तह बनाती चली गईं। इन गैसों में पानी के बुखारात, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मिक़दार शामिल थी। ज़मीन की इस फ़िज़ा को तब्दील होने में एक तवील अरसा लगा। इन तब्दीलियों से फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब कम से कम होता चला गया। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ने ज़मीन की चट्टानों के साथ मिलकर मादनियात को जन्म दिया और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड समंदरों में हल हो गई। जिंदगी का आगाज भी इन्हीं नीले पानियों में हुआ। ये सादा जानदार सिर्फ एक खलीए पर मुश्तमिल थे जो सूरज की तवानाई को इस्तेमाल करके अपने लिए ऑक्सीजन पैदा करते और कार्बन डाइऑक्साइड खर्च करते। इस इर्तिकाई अमल के दूसरे मरहले में जिंदगी सादा जानदारों से पेचीदा जानदारों की तरफ सफर करने लगी। तकरीबन 570 मिलियन साल पहले फिजा और समंदरों में ऑक्सीजन इतनी थी कि समंदरी जानदार सांस ले सकें। यूं इस इर्तिकाई अमल के नतीजे में जमीन पर जिंदगी का आगाज हुआ और अब यहां ना तो शदीद गर्मी थी और ना ही शदीद सर्दी। गुज़िश्ता 4.5 अरब साल से सूरज हरारत और रोशनी की शक्ल में अपनी तवानाई जमीन तक भेज रहा है। 1 मिनट में जमीन जो शमसी तवानाई हासिल करती है वो कुर्रे अर्ज के तमाम बिजली घर 1 साल में भी पैदा नहीं कर सकते। अगर जमीन ये सारी तवानाई जज्ब कर लेती तो इस पर हर चीज झुलस कर खत्म हो जाती। समंदरों का पानी उबलकर भाप में तब्दील हो जाता। खुशकिस्मती से ज्यादातर हरारत खला में वापस चली जाती है। दूसरी तरफ अगर तमाम की तमाम हरारत खला में वापस चली जाती तो जमीन बर्फ का एक बेजान तोदा होती। बज़ाहिर तो ये समझना बहुत मुश्किल है कि एक गैस जैसी बेज़रर चीज़ जिसको हम देख भी नहीं सकते ज़मीन को कैसे गर्म रख सकती है। लेकिन ये बात एक बड़ी आसान मिसाल से समझ में आ सकती है। फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में हैं,
बाहर धूप है और सूरज की शुआएं बाआसानी शीशे में से गुजरकर अंदर पहुंचती हैं। अंदर पहुंचकर ये गर्मी और हरारत पैदा करती हैं, मगर ये गर्मी और हरारत उन शीशों में से बाहर नहीं निकल सकती, चुनाचे कमरा गर्म होने लगता है। अब बाज़ सर्द मुल्कों में फूलों और पौधों की काश्त के लिए ऐसे घर बनाए जाते हैं जिनकी दीवारें शीशे की होती हैं। ये ग्रीन हाउस कहलाते हैं और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है जिस अमल के तहत सूरज की शुआओं को वहाँ गिरफ्तार या कैद किया जाता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है जो ज़मीन को गर्म रखे हुए है और हमारी फिज़ा में शीशे का किरदार कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंजाम देती है। जमीन के गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड का खोल सूरज से आने वाली शुआओं को रोकता नहीं। जब ये शुआएं जमीन पर पहुंचती हैं तो इनमें से कुछ जज्ब हो जाती हैं और बाकी मांदा खला को लौट जाती हैं। लेकिन खला की तरफ लौटने वाली इन शुआओं को कार्बन डाइऑक्साइड का गिलाफ जमीन की तरफ दोबारा जाने पर मजबूर कर देता है और यूं जमीन गर्म रहती है। पहले आबो हवा की तब्दीलियां कुदरती अमल का एक हिस्सा होती थी। बाज ग्रीन हाउस गैसें ऐसी हैं जो फिजा में कुदरती अमल से पैदा होती हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है। लेकिन जूं-जूं आबादी में इजाफा हुआ, सनती और ज़रई इनकलाब आए तो इंसान ने अपने रहन सहन के तौर तरीकों को भी बदला, जिसका असर जाहिर है आबो हवा पर भी पड़ा। दरअसल इंसानी सरगर्मियों ने कुदरती तौर पर पैदा होने वाली गैसों की मिकदार को बढ़ाना शुरू कर दिया। अगरचे गाड़ियों और कारखानों से कई मुख्तलिफ किस्म की गैसें निकलती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। कुरे अर्ज के उमूमी दर्जा हरारत को बढ़ाने या ग्लोबल वार्मिंग में इस ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा हाथ है, जिसके असरात की जद में पाकिस्तान भी है। आलमी सतह पर दर्जा हरारत के बढ़ने से पाकिस्तान पर भी कुछ दूर रस किस्म के असरात मुरतब होंगे, जिनका हमें अभी से सोचना चाहिए, ख्याल करना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। गंदम के पैदावार के इलाके जो हैं उनमें कमी हो सकती है और ये भी इसका भी इम्कान है कि ये जो गंदम की पैदावार है ये ऐसे इलाकों में मुंतकिल हमें करनी पड़े जहाँ पर मौसम निस्बतन बेहतर हो, जैसे पहाड़ी इलाके हैं। इसी तरह से चावल की पैदावार है जिसका दारोमदार बारिश और बारिश के वक्त पर है, उसमें भी तब्दीली आएगी और चावल की पैदावार में कमी के इम्कानात हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी गैसें हैं जो फिजा के गिलाफ की मोटाई बढ़ाकर जमीन को खतरनाक हद तक गर्म कर रही हैं। मीथेन एक ऐसी ही गैस है। जब मवेशी अपनी खुराक हजम करते हैं तो इससे मीथेन गैस बनती है। एक भैंस एक साल में 55 किलोग्राम मीथेन पैदा करती है। ज़ेरे आब चावल भी एक कीमियाई तामुल के जरिए मीथेन खारिज करते हैं। हर गैस की फिजा में हरारत जज्ब करने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में 21 गुना ज्यादा हरारत जज्ब करती है, यानी इस लिहाज से ये 21 गुना ज्यादा नुकसानदेह है। अगर गैसों का ये बढ़ता हुआ इखराज कम ना हुआ तो कुर्रे अर्ज के औसत दर्जे हरारत में अगले 50 साल में 1 से 2 डिग्री तक का इजाफा हो सकता है। साइंसदानों का ख्याल है कि पाकिस्तान में होने वाली हालिया मौसमी तब्दीलियां शायद ग्लोबल वार्मिंग का एक नतीजा है। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान जैसे खुश्क इलाके जहां ज़राअत और मवेशियों की बका का दारोमदार बारिश पर है, खास तौर पर मुतासिर हुए हैं। बंजर जमीनें, अनाज की कमी, प्यास और कहत के मारे हुए लोग और जानवर आलमी मौसमी तब्दीलियों के असरात का निशाना बन जाने पर मजबूर हैं। हमारी फिजा की कोई जोग्राफियाई हदूद नहीं है, लिहाजा एक तरफ की इंसानी सरगर्मियां पूरे कुर्रे अर्ज को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। सूरज की गर्मी समंदरों के पानी को बुखारात में तब्दील करती है, उससे फिर बादल बनते हैं और बारिश होती है। यही गर्मी तूफानों को जन्म देती है। अब चूंकि दुनिया गोल है, इसलिए सूरज की गर्मी कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा पड़ती है। गर्म हवा हल्की होती है, लिहाजा वो ऊपर उठती है और गर्म इलाके के ऊपर हवा का दबाव निस्बतन कम होता है।
इसके बाद गिरदो नवाज से हवाएं उसकी तरफ तेजी से दौड़ती हैं। यूं सूरज से मिलने वाली तवानाई हवाओं को हरकत देती है। बाज़ औक़ात ये तवानाई शदीद तूफान पैदा करने में खर्च होती है। गरज, चमक और बारिश इसी का नतीजा है। ये तूफान उस वक्त पैदा होते हैं जब ऊपर उठने वाली तेज हवाएं गर्म और नम हवा को फिजा की बालाई तह तक पहुंचाती हैं। जब यह हवा अचानक ठंडी होती है तो एक शदीद तूफान जन्म लेता है, जिससे तबाहकुन सैलाब आते हैं। बाज दफा हवाएं एक भंवर जैसी कैफियत इख्तियार कर लेती हैं। जब इनकी रफ्तार 75 मील फी घंटा से तजावुज कर जाती है तो हम इसे साइक्लोन या गर्दाबी तूफान कहते हैं। गर्दाबी तूफान की इब्तिदा समंदर के ऊपर होती है। इसके मरकज में हवा का दबाव कम होता है और अतराफ में ज्यादा। समंदर के गर्म पानी से तवानाई हासिल करते करते हवाओं की रफ्तार तेज से तेज तर होती जाती है और ये गर्दाब जहां जहां सफर करता है वहां तेज आंधियां चलती हैं, बारिश और ओले बरसते हैं। आज जदीद कंप्यूटर्स के इस्तेमाल से हम हरकत करने वाली हवाओं की रफ्तार, दर्जे हरारत और उनमें मौजूद नमी का तफसीली नक्शा तैयार कर सकते हैं। यूं हम जान सकते हैं कि एक तूफान किस तरह जन्म लेता है, अपने इंतहा तक कैसे पहुंचता है और फिर आखिर क्यों खत्म हो जाता है। आज कंप्यूटर्स और सैटेलाइट्स की मदद से हम किसी हद तक तूफानों की आमद की पेशनगोई कर सकते हैं और हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के होते हुए तूफानों की शिद्दत और उनकी तादाद के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अब ज़्यादा गर्मी पड़ने से हवाएं ज़्यादा तेज़ी से हरकत करती हैं। चुनाचे हम नहायत वसूख के साथ ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्तों में तूफानों की तादाद और उनकी शिद्दत दोनों बढ़ेंगी। हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ और किस वक्त आएंगे। अलबत्ता इसमें शक नहीं कि दुनिया के साहिली इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। दुनिया के शदीद तरीन तूफान साहिली इलाकों पर आते हैं। चनाचे ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में इन्हीं इलाकों को सबसे ज्यादा खतरा लाहक है। मगर इन तूफानों के अलावा एक और हकीकत का भी सामना करना होगा। साइंसदानों का अंदाज़ा है कि अगले 50 साल में समुद्र की सतह तकरीबन 1 फुट तक बढ़ सकती है और इसके अलावा ग्लोबल टेम्परेचर में भी तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो क्लाइमेट बेल्ट्स हैं वो मूव कर सकती हैं और जहां आजकल बारिश होती है वहां हो सकता है कि ज़्यादा ड्राई हो जाए और जहां आजकल डेजर्ट्स हैं वहां हो सकता है कि बारिश शुरू हो जाए। इसके अलावा जो इलाके हैं तकरीबन फॉर एग्ज़ाम्पल बैंकॉक की तरह के शहर हैं जिनमें कि ऑलरेडी सी लेवल का बड़ा प्रॉब्लम है, वो बढ़ भी सकता है। आपको सूएज सिस्टम जो हैं वो बैकअप हो सकते हैं और डेल्टा के जो एरियाज़ हैं जिस तरह के बांग्लादेश हुआ उसमें अगर आप 1 फुट पानी बढ़ा दें और उसके साथ आप सब्सिडेंस भी मिला लें तकरीबन 1 फुट की अगले 50 साल में, तो मतलब 2 फुट तक पानी बढ़ सकता है। समंदरों की सतह में इजाफे की वजह बर्फानी तोदों और ग्लेशियर का पिघलना है। हर साल मौसम सरमा की बर्फबारी बर्फानी तोदों और ग्लेशियर की जसामत में इजाफा करती है और हर मौसम गर्मा में वो थोड़ा पिघलते हैं, यूं दरियाओं और समंदरों में पानी छोड़ते हैं। अगर जमीन ज्यादा गर्म हो गई तो इनके पिघलने की रफ्तार बढ़ जाएगी। सन 1999 में बरे-आज़म एंटार्क्टिका में एक बहुत बड़ा बर्फानी तोदा टूट गया जिसका रकबा तकरीबन सूबा सिंध के बराबर था। अगरचे बरे-आज़म एंटार्क्टिका बहुत सर्द है लेकिन वहां साल भर में सिर्फ 1 इंच बर्फ पड़ती है। लिहाजा साइंसदानों का ख्याल है कि बर्फानी तोदे के टूटने से जो बर्फ का नुकसान हुआ है वो आइंदा 1 सदी में पूरा हो सकेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ते हुए इखराज के बाइस कुर्रे अर्ज पर आने वाली मौसमी तब्दीलियों के ज्यादातर जिम्मेदार ये ममालिक हैं। दुनिया भर में
अमेरिका सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करता है। इसके बाद बिलतरतीब चाइना, जापान, ब्राजील, जर्मनी और भारत के ममालिक आते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले में 6 गुना कम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज को कम करने के बाज़ बराह रास्त तरीके भी सोचे गए हैं। एक ख्याल यह है कि लोहे के पाउडर की एक बारीक तह समंदरों की सतह पर छोड़ दी जाए। लोहे की मौजूदगी में खुर्दबीनी जानदार तेजी से समंदर में पैदा होंगे और वह फिजा की कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब कर लेंगे। इसका असर वैसा ही होगा जिस तरह ज्यादा दरख्त लगाने का। कार्बन डाइऑक्साइड की बहुतात किस कदर खतरनाक हो सकती है, इसकी एक जीती जागती मिसाल ज़ोहरा है। ज़ोहरा हमारा हमसाया सैयारा है जो आज दोज़ख की मानंद गर्म है। वो वजूहात जिनके बायस ये सैयारा जहन्नुम बना, इनमें सबसे बुनियादी वजह ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ज़ोहरा पैदाइश के वक्त आज की निस्बत बहुत ज्यादा ठंडा था, लेकिन सूरज के करीब होने की वजह से पानी फिजा में तबखीर होना शुरू हो गया। सिर्फ 600 मिलियन सालों में पानी का यह समंदर खत्म हो गया। आज ज़ोहरा को कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोटा गिलाफ ढांपे हुए है जो सूरज की शुआओं को वापस जाने से रोकता है। सैयारे का दर्जे हरारत 462 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिससे चट्टानें गर्म सुर्ख हो जाती हैं। झुलसा देने वाली हवाएं इसकी सतह पर निहायत तुंदी से चलती हैं। आज वीनस पर किसी किस्म की जिंदगी मौजूद नहीं है और ना ही माजी में कभी थी। लेकिन अगर हम ये थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें कि अब से बहुत पहले वहां पर कोई जी शऊर जानदार बसते थे, तो यकीनन वो बहुत जल्द ये जान चुके होते कि उनकी बका का दारोमदार वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने के ऊपर है। और अगर वो वाकई ज़हीन होते तो कभी वो ऐसी गलती ना करते जैसी हम ज़मीन के ऊपर रहते हुए कर रहे हैं। हम ज़मीन का अंजाम जानते हुए भी उससे बिल्कुल अनजान हैं। मगर ज़मीन को सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से ख़तरा नहीं, हमें हाल ही में अंदाज़ा हुआ है कि कुछ ऐसे ख़तरात हैं जिनका ताल्लुक़ सूरज के साथ है। सूरज ज़िंदगी का यकीनन मंबा तो है, लेकिन इसको ख़त्म करने का भी पूरा सामान रखता है। सूरज से मुख्तलिफ किस्म की शुआएं निकलती हैं। इनमें से बाज़ को हम देख सकते हैं, मगर कुछ शुआएं ऐसी भी हैं जो हमें बज़ाहिर तो नज़र नहीं आती, लेकिन इनकी मौजूदगी के असरात का मुशाहिदा मुमकिन है। अल्ट्रा वायलेट शुआओं का शुमार इन्हीं में होता है। ये शुआएं तमाम जानदारों के लिए खतरनाक हैं। इन शुआओं की तापकारी से जिल्द का सरतान या स्किन कैंसर का मर्ज लाहक हो सकता है। इसी तरह आंखों में मोतिया उतरने की बीमारी भी पैदा करती हैं। खुशकिस्मती से हमारी फिजा की बालाई तह में ऐसे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो हमें अल्ट्रा वायलेट शुआओं के इंतहाई मुज़िर असरात से बचाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स ओजोन के हैं। इनकी तादाद बहुत ही कम है। गैस के 1 लाख मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 10 मॉलिक्यूल ओजोन के होते हैं, लेकिन ये थोड़े से मॉलिक्यूल्स मिलकर एक पतली सी हिफाजती चादर बनाते हैं जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है। ओजोन का बनना और टूटना एक कुदरती अमल है जो फिजा की बालाई तह में हर वक्त होता रहता है। लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से इंसान की बढ़ती हुई सनती सरगर्मियों ने इस कुदरती तवाज़ुन को बिगाड़ दिया है। CFC नामी गैस का शुमार ऐसे सनती मुरक्कबात में होता है जो फिजा की बालाई तह पर पहुंचकर ओजोन की इस पतली चादर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। CFC फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाला एक केमिकल है जो रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग और स्प्रे वगैरह की तैयारी में इस्तेमाल होता है। फिजा की बालाई तह पर CFC के मॉलिक्यूल सूरज से आने वाली तापकार शुआओं से टूटकर अलहदा हो जाते हैं। यह कीमियाई अमल ओजोन की चादर को बारीक से बारीक तर कर रहा है। क्लोरीन के एटम CFC से अलहदा होकर ओजोन के मॉलिक्यूल्स को तबाह करने के लिए तैयार हैं। सन 1995 में साइंसदानों ने अपने आलात की मदद से यह मालूम किया कि जनूबी कुतुब के करीब कुछ इलाका ऐसा है जहां ओजोन की चादर में एक बहुत बड़ा शगाफ पैदा हो गया है। यह शगाफ
ओजोन होल कहलाता है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ रहा है। ये सच है कि ठीक तौर पे कोई ये शुमार नहीं कर सकता कि आने वाली दिहाइयों में ग्लोबल वार्मिंग किस रफ्तार से बढ़ेगी, दर्जाए हरारत में कितना इजाफा होगा, बर्फ़ कितनी पिघलेगी, बादो बारां में क्या क्या असरात मुरतब होंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात हम यकीन से कह सकते हैं, आने वाला वक्त अपने साथ तरह तरह के ख़तरात लाएगा। कुर्रा अर्ज़ पर बदलते हुए मौसम हमें ये तंबीह दे रहे हैं कि दुनिया के एक कोने में जो कुछ होता है उसके असरात पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। मसलन अफ्रीका में एक जलता हुआ जंगल सिर्फ अफ्रीकियों ही को नहीं मुतासिर करता, और ना ही अमेरिका में चलने वाली गाड़ियां सिर्फ वहाँ की हवा आलूदा करती हैं। हत्ता कि पाकिस्तान का एक मिस्कीन किसान भी अपनी गायों और भैंसों से ग्लोबल वार्मिंग में अपना हिस्सा डाल रहा है। तारीख में पहली बार हम एक ऐसे मसले से दोचार हुए हैं जो हकीकतन आलमगीर है, जिसकी कोई जोग्राफियाई हुदूद नहीं है। इसके लिए, इससे निपटने के लिए हमें एक नई सोच, एक नए शऊर की ज़रूरत है। बजाय इसके कि हम अपने आप को इस मुल्क या उस मुल्क का शहरी समझें, अब हमें यह तस्लीम करना होगा कि हमारी असल शहरियत कुर्राए अर्ज़ की है, और इस कुर्रे को बचाना, इस ज़मीन को बचाना हमारा अवलीन फरीज़ा बनता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।